Good afternoon, students. Today we will move after the character analysis. In the last video, I have explained you about the characters. Now let's move to the summary. Okay, as I have told you that I am going to explain the summary of the chapter, and the rest of the thing you have to study by yourself. You have to study the line by line explanation. Though line by line explanation I have given to you by notes, by PDF. The meanings, all the word meanings I have given. So you have to read by heart, you have to understand the chapter. If you are facing problems, you have to ask me regarding that. As simple as that, you have to continue of studying English. So in a different way, I am going to teach you English. ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही तरीके से आपको पढ़ाएंगे. कभी हम खुद एक्सप्लेन करेंगे, कभी आपको खुद समझना पड़ेगा. So thus how education will deal. एजुकेशन होता है दोनों तरफ से, टीचर और स्टूडेंट दोनों तरफ से एक्टिव कम्युनिकेशन होगा. So this way, now the active communication will be given in the hand of the students. They have to study all the materials, all the concept will be provided by the teacher. आपको concept समझाया जाएगा, आपको materials दिया जाएगा ताकि आपको easy हो, लेकिन आपको chapter line by line पढ़ना है और समझना है. ठीक है, let's discuss the summary now. I'm starting. आप अपने साथ वो summary का PDF अपने साथ रखो. तो इजी होगा, नहीं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो. लेकिन अगर आप डाउनलोड नहीं किए, डायरेक्ट ऑनलाइन देख रहे हो, तो आपको क्लियर शायद नहीं आएगा, विजुअलाइज नहीं होगा. तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है यूट्यूब में जो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको डाउनलोड कर लो, डाउनलोड इट. तो डाउनलोड करने से वो आपके डाउनलोड सेक्शन में स्टोर हो जाता है. यूट्यूब के डाउनलोड सेक्शन में वो स्टोर हो जाता है. यूट्यूब के उस डाउनलोड सेक्शन में जाके आप इसको आराम से देख सकते हो. तब आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको एक टेक्स्ट क्लियरली समझ में आएगा. नहीं तो आपको पीडीएफ इसका जो है इसको प्रिंट आउट निकाल के आपको या आपके फोन में देख के रख के आपको इसको देखना पड़ेगा. यही तरीका है स्टूडेंट, इसके अलावा और कोई बेस्ट तरीका नहीं हो सकता. So let's discuss the summary. In July 1976, the narrator, a 37-year-old businessman, his wife Mary, 6-year-old son Jonathan, and 7-year-old daughter Suzanne set sail from Plymouth, England. So July 1976 में narrator has decided to take off his journey, to start his journey. Okay, to take off from Plymouth. Plymouth is the place of England. They wish to go round the world on a long sea journey, as Captain James Cook had done 200 years earlier. तो मैंने आपको बताया था कि वो कैप्टन जेम्स कुक से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, जो राइटर थे, जो नैरेटर थे, और वो 200 साल पहले पूरे वर्ल्ड को का भ्रमण किए थे, वॉयज किए थे, एंड सक्सेसफुली ही हैज डन इट. ही इज द ओनली पर्सन टू रोम द कंप्लीट वर्ल्ड, और कोई नहीं कर पाया था. तो इस बार इसको चैलेंज के हिसाब से लिया था नैरेटर ने. एंड दे स्टार्टेड इन 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड बोट नेम्ड वेव वॉकर. सो हियर यू विल गेटिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेव वॉकर. वेव वॉकर का डिस्क्रिप्शन क्या है कि वो 23 मीटर लंबा बोट है, उसका जो लेंथ है वो है 23 मीटर, 30 टन उसका वेट है. वुडन हल्ड बोट, the completely portion are made of iron and wood. Okay, it's called wooden hulled boat named wave walker. तो उस वेव वॉकर का ट्रेनिंग भी कराया गया था, उसको रफेस्ट सीज में ले जाया गया था ये देखने टेस्ट करने के लिए कि वो इसको झेल पा रहा है कि नहीं. सो ऑल द टेस्टिंग्स एंड ट्रेनिंग्स हैड बीन डन, एंड नाउ दे आर डिसाइडिंग और दे हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट ऑफ. ओके, the first part of their plan 3 year. तो फर्स्ट प्लान जो था उसका फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी वो करने के उनका वो 3 साल का एक जर्नी था. ठीक है, जो करने में उनको 3 साल लगे. इट कंटेन्स 1,05,000 किलोमीटर. ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेज का जो जर्नी था 1,05,000 किलोमीटर जर्नी वो प्लीजेंटली पास्ड हुआ. दैट पास प्लीजेंटली, कंफर्टेबली. प्लीजेंटली मीन्स कंफर्टेबली. दे सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन. वो लोग केप टाउन पहुंच गए थे, प्लाईमाउथ से निकलकर केप टाउन पहुंच चुके थे साउथ अफ्रीका के. दे टुक ऑन 2 crewmen, लैरी विजिल एन अमेरिकन एंड हर्ब सिगलर अ स्विस, टू हेल्प देम क्रॉस द रफेस्ट सदर्न इंडियन ओशन. तो केप टाउन में उन्होंने 2 क्रूमैन को हायर किया जो थे लैरी विजिल और हर्ब सिगलर.
तो लैरी विजिल थे जो वो अमेरिकन थे, और जो हर्ब सिगलर थे वो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे, एंड दे बोथ आर एक्सपर्ट इन दीज थिंग्स. As I have told you that the narrator was a businessman, so he has no problem regarding monetary or economical needs. तो इसके लिए उसके कोई दिक्कत नहीं था. ठीक है. On their second day of Cape Town, they faced extremely strong winds. तो केप टाउन से जब वो अपना जर्नी स्टार्ट किए उसके बाद उन्हें एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स का सामना करना पड़ा, which blew continuously for next few weeks. कुछ हफ्तों तक वो उन्हें संभाल के चलना पड़ा. Waves rose up to 15 मीटर. सी का जो वेव था वो 15 मीटर तक उसका पानी उठने लगा था. ठीक है. और बोट कितने का था? 23 मीटर का बोट था, 15 मीटर तक उठने लगा था. ठीक है. सो ऑन December 25th they were 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन. तो केप टाउन से निकल के जब 25 दिसंबर दैट इज क्रिसमस का दिन आया था, तब वो लोग केप टाउन से 3,500 किलोमीटर आगे बढ़ चुके थे. Though the weather was very bad, they enjoyed Christmas and New Year's Day. So in spite of being all the negatives, the disasters all around them, but they keep on celebrating that time. तो ये इसमें भी एक मैसेज है स्टूडेंट्स, ये समझाने के लिए कि आपके आसपास का माहौल शायद हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, ऐसा आप सोच लो. अगर ऐसा होता है तो आपको हमेशा मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा. अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखो ताकि आप जो दिन है, जो स्पेशल इवेंट है, उसको आप एंजॉय कर पाओ. उसको एंजॉय करने में आपको कोई दिक्कत ना हो. तो वो लोग इतने बैड कंडीशन में भी उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेशन किया, गॉड को उन्होंने प्रे किया और न्यू ईयर्स डे भी मनाए. ठीक है. द वेदर चेंज फॉर द वर्स. तो जनवरी 2 जब आया तब बहुत खराब टाइम आया. अब इतने सारे प्रॉब्लम्स आए. अब ये आप देखेंगे, देयर वर माइटी वेव्स. माइटी मतलब पावरफुल. ठीक है. दे वर सेलिंग एट 8 नॉट्स. उनके शिप में 8 नॉट्स बांधा हुआ था. जो रस्सी का नॉट बांधा हुआ होता है ना ट्रायंगुलर शेप में, ऊपर से नीचे तक के, तो वो 8 नॉट बांधा हुआ था. ठीक है. कि वो नॉट क्या करते हैं? एयर को कंट्रोल करते हैं. एयर को बोट जो शिप है उसमें उसका प्रभाव ज्यादा ना पड़े, उसको कंट्रोल करते हैं. तो 8 नॉट्स में थे. दे स्लोड डाउन द बोट बाय ड्रॉपिंग द स्मॉल सेल एंड फास्टन मूविंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द हाइंड पार्ट ऑफ द बोट. हाइंड पार्ट क्या होता है? हाइंड बोलते हैं बैक पार्ट ऑफ द बोट. तो वो क्या किए? वो बोट के स्पीड को स्लो कर दिए. स्पीड जो बोट चल रहा था वेव होकर उसका स्पीड थोड़ा स्लो कर दिए. और क्या किए? बाय ड्रॉपिंग द स्मॉल सेल. जो ट्रायंगुलर शेप का जो फ्रंट पोर्शन में जो सेल होता है ना, जिसमें तुम्हारे क्लोथ्स कपड़ा रखा, कपड़े से उसको कपड़े के तरह उसको ढाका जाता है. देखोगे यू विल फाइंड इट इज कवर्ड बाय द शिप. द फ्रंट पोर्शन ऑफ द शिप ट्रायंगुलर शेप का होता है जिसमें क्लोथ्स कवर किया हुआ होता है, कपड़े से कवर किया हुआ होता है, चादर से कवर किया हुआ होता है. तो ये तुम सब देख पाओगे जब कोई शिप को अगर आप इमेजिन करोगे तो इसको आपका ये क्लियरेंस होगा कंसेप्ट. ठीक है. तो ये जो कंडीशन था, इस समय उन्होंने क्या किया? स्मॉल सेल को ड्रॉप कर दिया, मतलब कुछ नॉट्स को ढीला खोल दिया, क्लोथ्स को हटा दिया. ठीक है. क्योंकि क्लोथ्स पे जितने ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, नॉट्स पे भी उतने ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और उसके वजह से रस्सी अगर टूट गई तो किसी तरीके से शिप भी टूट सकता है, डैमेज हो सकता है. तो इसी वजह से तो क्या किया? ड्रॉपिंग द स्मॉल सेल एंड फास्टन मूविंग रोप इन द, मूविंग मतलब स्ट्रॉन्ग रोप, जो मतलब क्या बोलते हैं, रोप को अगर आप फोल्ड करके हुए रखोगे तो जैसे होगा वैसे ही रोप को एक से एक रोप फोल्ड किया हुआ था और एक से नॉट लगाया हुआ था. तो उसको क्या किया? उसको धीरे धीरे ड्रॉप कर दिया गया. ड्रॉप कर दिया मतलब उसको खोल दिया गया, हल्का कर दिया गया और खोल भी दिया गया. ठीक है. तो ये जो कर दिया गया क्यों? ताकि जो हवा का जो स्पीड है वो एक साइड से दूसरे साइड इजीली पास हो जाए और शिप पे इसका प्रभाव ज्यादा ना पड़े. ठीक है. देन दे अटैच लाइफ लाइन्स. लाइफ लाइन्स क्या होते हैं? जो जैकेट्स पहनते हैं ना, जिससे वो लोग फ्लोट कर पाएंगे वाटर में, सामने की तरफ जैकेट की तरह पहनते हैं, लाइफ लाइन्स जैकेट कहते हैं उसको.
ठीक है। पुट ऑन वाटर प्रूफ क्लोथ्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड फॉर द स्टॉर्म। और वो लोग समझ गए थे कि स्टॉर्म आने वाला है और भी ज्यादा डेंजर आने वाला है, ठीक है। तो वो वेट कर रहे थे कि अपने आप को कंट्रोल करना, उस समय अपने पूरे शक्ति का इस्तेमाल करके उस स्टॉर्म का सामना करना है, ठीक है। द फर्स्ट साइन ऑफ द इमिनेंट डिजास्टर केम एज पोटेंशियस साइलेंस। पोटेंशियल साइलेंस मीन दैट एमिनेंट साइलेंस, जो एक्सप्रेशन में था आप लोगों के स्टूडेंट, मतलब एक सन्नाटा होता है कोई बड़ा डिजास्टर आने से पहले, जब जो सन्नाटा होता है, उसी सन्नाटा के बारे में राइटर बात कर रहे हैं। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई ग्रू डार्क। धीरे धीरे हवाएं कम होने लगी और चारों तरफ अंधेरा होने लगा। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड अ वेरी ह्यूज वेव। अचानक से एक रोरिंग साउंड सुनाई दिया। पर्सनिफिकेशन है स्टूडेंट। रोर इज द क्वालिटी ऑफ द पर्सन, गर्जाना, या जैसे सिंग करते हैं, शेर करते हैं, दहाड़ते हैं, दहाड़ना। तो यहाँ पर रोर कौन कर रहा है? सी कर रहा है। सी का साउंड, समुद्र की जो पानी का साउंड है, इट इज रोरिंग, ओके। तो ग्रोइंग रोर एंड ए ह्यूज वेव फॉलोड बाय ह्यूज वेव। एक बड़ा सा वेव उनके आंखों के सामने आने लगा, ठीक। अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। एक एक्सप्लोजन सा हुआ, वो वेव ऐसे गिरा लगा कि शिप में कोई एक्सप्लोजन हुआ है। द नैरेटर्स हेड स्टक ऑन द व्हील। जिस व्हील मतलब जो स्टीयरिंग व्हील, जो जहां पर स्टीयरिंग था जिससे शिप को चलाया जाता है, वहां पर उसका हाथ स्टक हो गया, मतलब वहां पर कहीं किसी तरीके से लॉक हो गया। एंड ही फ्लू ओवर द साइड ऑफ द बोट इनटू वाटर। और एक फोर्स आया जो उसको उस फोर्स के वजह से वो उसका हाथ उस स्टीयरिंग से छूट गया और वो पानी में जाके गिर पड़े, ठीक है। वो पानी में गिर चुके थे। ही वॉज सिंकिंग बिलो द वेव्स। ही एक्सेप्टेड हिज कमिंग डेथ, ठीक है। वो डूब रहे थे उस वेव्स में, ऐसा लग रहा था, वो ऐसा फील कर रहे थे कि मुझे अब डेथ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। सडनली हिज हेड अपीयर्ड आउट ऑफ वाटर। अचानक से उन्होंने महसूस किया कि मेरा जो हेड है, मेरा जो सिर है, वो वाटर के बाहर आ रहा है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा शायद वेव कम हुआ है या विंड कम हुआ है, इसके वजह से वो अपना हेड बाहर ला पा रहे थे। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज अबाउट टू टर्न ओवर इन वाटर। कुछ मीटर दूरी में ही वो वेव वॉकर था, वो शिप था, जो ऐसा लग रहा था कि लहर में वो अभी डूबने ही वाला है, ठीक है। एकमात्र कैप्टन ही बचा सकता है उसे इस डूबने से, मतलब कैप्टन इज द नैरेटर। देन अ वेव थ्रू हर अपराइट, ठीक है। ये हर नहीं होगा स्टूडेंट, ये थ्रू हिम होगा, ये मिसस्पेल्ड हुआ है, मिसटाइप हुआ है। देन अ वेव थ्रू हिम अपराइट। उसे एक वेव आया जो ऊपर की तरफ उसे अपराइट जाने में हेल्प किया। सक्सीडिंग वेव्स थ्रू द नैरेटर अराउंड द डेक। तो वो वेव ही उन्हें हेल्प किया, उस वेव का इस्तेमाल करते वो डेक पे पहुंच गया। डेक इज द मिडिल पोर्शन ऑफ द शिप, ओके। द नैरेटर्स हेड स्टक ऑन द व्हील एंड ही फ्लेw ओवर, sorry, I am missing the line. Okay, succeeding waves threw the narrator round the deck like a rag doll. तो डेक में नैरेटर कैसे पहुंचे? ऐसा लग रहा था कि नैरेटर कोई डॉल है। रैग डॉल है मतलब हल्का सा कोई पुतला है जिसको जैसे जी चाह रहे हैं उसको मूवमेंट करा दे रहे हैं, शेप दे रहे हैं और उनको वहीं गिरा दे रहे हैं, ठीक है। द नैरेटर हेड स्टक ऑन द व्हील and he flew over the side of the boat into water. He was sinking below the waves. He accepted his coming death. And after that, when the wind dropped a bit, it is followed by some waves, and that waves helped the narrator to reach the deck. ठीक है? His left ribs cracked. उसके जो लेफ्ट रिब्स थे उसमें फ्रैक्चर हो गया था नैरेटर के। हिज माउथ वॉज फिल्ड विद ब्लड। उनके मुंह से ब्लड निकल रहा था और उनके दांत भी टूट गए थे। ही समहाउ फाउंड द व्हील एंड लाइंड अप द स्टर्न ऑफ द नेक्स्ट वेव। तो वो किसी तरीके से व्हील की तरफ गए और अपने आप को फिर से तैयार किया नेक्स्ट वेव के लिए, क्योंकि
समुंदर में जो होता है जब कोई तूफान आती है, वन वेव फॉलोड बाय अनदर, एक वेव हुआ, फिर अब फिर से 10-15 मिनट बाद फिर से एक बड़ा वेव आएगा, तो वन वेव फॉलोड बाय नेक्स्ट डेंजरस वेव। तो उसके लिए वो फिर से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, अपने मेंटल और फिजिकल प्रिपरेशन ले रहे थे। अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोशन, sorry, I am going to the previous para. Sorry for that. He somehow found the wheel and lined up the stern for the next wave. There was water everywhere on the ship. Ship के चारों तरफ water ही water था, but he could not leave his place in order to investigate the situation. लेकिन वो उस place को leave नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे उस situation को इन्वेस्टिगेट करना था। उसे जो प्रॉब्लम हुआ था, शिप में इतने ज्यादा पानी आ गया था, तो उससे निकलने में उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना था लैरी विजिल और हर्ब सिकलर को। तो अगर वो असिस्ट नहीं करेंगे प्रॉपरली, क्योंकि वो कैप्टन है शिप के, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा था, ठीक है। इसलिए वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए वो क्या किए, वहीं पे रह गए, डेक में ही रह गए, वो अपने बच्चे और बीबी के तरफ नहीं जा पाए, ठीक है। सडनली हिज वाइफ मैरी ओपन द डोर इन द डेक एंड शाउटेड दैट दे वर सिंकिंग एज द डेक्स वर ब्रोकन। तो अचानक से मैरी ने सिग्नल दिया नरेटर को, उनके जो वाइफ थे उन्होंने बताया कि डेक रूम्स के अंदर भी वो लोग डूब रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पानी ज्यादा आ रहा है, और डेस्क के जो विंडोज हैं वो भी ब्रेक कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे टूट रहे हैं, ठीक है। द नरेटर asked her to take the wheel, then he moved quickly to the door. Larry and Herb were pumping water out of the ship. तो नैरेटर के क्या किए, द नैरेटर asked her to take the wheel. तो उन्होंने मैरी को बताया कि आप व्हील को संभालो, स्टीयरिंग को संभालो, मैं डोर को सही करता हूँ, ठीक है। लैरी और हर्ब सिगलर को क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया कि उसे पंपिंग वाटर को पंप आउट करना है, जो मोटर रहता है, मोटर से जो वाटर है वो बाहर निकालना है, ताकि जितना ज्यादा हो सके वाटर लेस करना है शिप को। तो वुडन बीम्स हैड ब्रोकन। जो वुडन बीम्स होते कहाँ होते हैं, शिप के, यू कैन से द बैल्कोनी ऑफ द शिप आर कॉल्ड वुडन बीम्स, जो वुड से बना हुआ होता है। जहाँ से आप शिप के अगर बैल्कोनी में जाओगे, लेफ्ट साइड या राइट हैंड साइड में देखोगे, तो वहां पर देखोगे कि लकड़ी का वरांडा की तरह ग्रिल किया हुआ रहता है, तो उसको कहते हैं वुडन बीम्स। द होल स्टारबोर्ड साइड हैड ब्लंक्ड इनवर्ड्स। तो जो स्टारबोर्ड था, स्टारबोर्ड किसको कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन रहता है उसको स्टारबोर्ड कहते हैं, वो भी धीरे धीरे बल्ब हो रहा था, मतलब वहां पे पानी आ रहा था, मतलब अब शॉर्ट सर्किट भी किसी भी टाइम हो सकता था। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयज मूव्ड अराउंड नॉइजली इन वाटर। तो उनके जो क्लोथ्स थे, उनके जो सामान थे, वो सब क्या हो रहा था, पानी में बह रहा था और उसका साउंड भी आ रहा था। तो वो अपने सामान को, अपने लगेज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ही क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन। वो क्रॉल करते हुए, जो क्रॉल करते हैं जैसे बच्चे क्रॉलिंग करते हैं, वैसे क्रॉलिंग करके वो चिल्ड्रन बच्चे के केबिन में गए। स्यू हैड गॉट अ बिग बम्प ऑन हर हेड। जो स्यू थे, स्यू मतलब यहाँ पर सुजैन का शॉर्ट नेम है स्यू। सुजैन को क्या हुआ था, उसके हेड में एक बम्प हो गया था, मतलब फूल गया था। चोट लगते जब फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, उसको बम्प कहते हैं। ही हैड नो टाइम टू अटेंड टू हर। उसके पास टाइम भी नहीं था कि वो इन सब चीजों को अटेंड करे। तो इतने तक समरी का एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया। नेक्स्ट समरी का एक्सप्लेनेशन कल करेंगे स्टूडेंट्स। यू हैव टू बी कनेक्टेड विद द वीडियोज। थैंक यू।